हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राहुल राठौड़ और आप देख रहे हैं राहुल राठौड़ ऑफिशियल चैनल। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऑल मेडिकल एग्ज़ाम लाइक नीट, एम्स, इस सब के वीडियो लेक्चर्स, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ट्रिक्स वगैरह मिलती मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देखते हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ यानी कि कोशिका जीवन की इकाई है, इस चैप्टर के बारे में जो 11th का चैप्टर है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज सेल यानी कि सेल क्या है, यानी कि कोशिका होती क्या है। तो हम जानते हैं कि सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं। इनमें से कुछ जीव यानी कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक कोशिका से बने होते हैं, उसे हम यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जबकि कुछ जीव जो होते हैं जैसे कि मनुष्य, वो जो होते हैं अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जिसे मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो आपका स्वतंत्र अस्तित्व यापन करते हैं। जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में वे सक्षम होते हैं। कोशिका के बिना किसी भी स्वतंत्र जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता। इस कारण जीव के लिए कोशिका ही मूलभूत से संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। तो देखते हैं क्या होता है। तो चैप्टर क्या आपका, कोशिका संरचना व कार्य, जिसे अपन क्या कहते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सबसे पहले देखते हैं सर्वप्रथम कोशिका को देखने का श्रेय किसे जाता है। तो सबसे पहले कोशिका को देखने का श्रेय एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इसने सबसे पहले सजीव कोशिका की खोज की थी। कोशिका की खोज का श्रेय किसे जाता है तो रॉबर्ट हुक को जाता है, जो मृत हनीकॉम्ब की कोशिकाओं को देखा था। मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब है, अगर क्वेश्चन बनेंगे तो दो ही क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोशिका की जो खोज है वो आपके रॉबर्ट हुक ने की थी। जबकि पूछा जाता है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम सजीव कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपका आंसर जाता है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। बस ये आपके दो क्वेश्चन याद रखने हैं। कोशिका की खोज किसने की तो रॉबर्ट हुक ने, सजीव कोशिका की खोज किसने की थी तो एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। आगे बढ़ते हैं। सेल थ्योरी सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत क्या होता है। कोशिका सिद्धांत सन 13 मतलब कि 1838 और 1839 के अंदर ये सेल थ्योरी जो दी गई थी, दो वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने बताया क्या ये सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, सेल थ्योरी क्या कहते हैं कि सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका या कोशिका समूह से निर्मित होते हैं। कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा वो कोशिका से या कोशिका के समूह से मिलकर बना होता है, और कोशिका ही संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। यानी फंक्शनल या स्ट्रक्चरल यूनिट किसे कहा जाता है, कोशिका को ही कहा जाता है। कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण 1855 में रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया, उसने ये बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला, अर्थात नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। ये किसने बताया था, रुडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने बताया। और ये आप कह सकते हो नीट 2020 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओमनी सेलुला ई सेलुला असेसमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो यह रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। कोशिका सिद्धांत के एक्सेप्शन क्या होते हैं, यानी कि अपवाद क्या क्या होते हैं कोशिका सिद्धांत के। तो वायरस, वीरोइड और प्रियॉन्स जो होते हैं वो सेल थ्योरी यानी कोशिका सिद्धांत के एक्सेप्शन माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेल थ्योरी क्या कहते हैं कि सभी जीव जो होते हैं वो कोशिका या कोशिका के समूह से मिलकर बने होते हैं, अर्थात उनमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर अर्थात इनमें कोशिका की संरचना पाई जाती है। परंतु आप देखेंगे वायरस में, वीरोइड में और प्रियॉन्स में, प्रियॉन्स तो प्रोटीन संक्रामक जीव होता है, तो वायरस, वीरोइड और प्रियॉन्स में किसी भी प्रकार की कोई कोशिका संरचना नहीं पाई जाती है। इसीलिए सेल थ्योरी के एक्सेप्शन में ये तीनों आते हैं, वायरस, वीरोइड और प्रियॉन्स, जिसमें कोई भी सेल्यूलर यानी कि कोशिकीय संरचना नहीं पाई जाती है।
सबसे मेन सेल थ्योरी आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको इन दो चीज़ों के बारे में पता होना ही चाहिए, अर्थात इनमें अंतर आपको पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती हैं और यूकैरियोटिक सेल क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में प्रो का मतलब होता है प्राचीन और कैरियोटिक का मतलब यानी कैरियो का मतलब क्या होता है केंद्रक। प्रो का मतलब प्राचीन, कैरियो का मतलब होता है केंद्रक, अर्थात उसमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोई भी कोशिका होती है उसमें सुविकसित केंद्रक नहीं होता है, न उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न उसमें क्या होती है न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका होती है। जबकि यू में यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है आधुनिक या वास्तविक यानी कि रियलिटी, रियल क्या है, और कैरियोट का मतलब केंद्रक जिसमें सुविकसित केंद्र भी होता है, केंद्रक झिल्ली होती हैं और केंद्रिका भी होती हैं, जिसमें ये तीनों चीज़ें पाई जाती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका भी कहते हैं। ये तो आपको डायग्राम है जो आगे बहुत ही डिटेल में बताया जाएगा आपको कि जो ये आपका कहता है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन है जिसमें ये क्या होती है न्यूक्लियोलस वगैरह होती हैं, और इस मतलब कि जो सेल होती हैं सेल का डायग्राम है तो सेल के अंदर सुविकसित केंद्र भी पाया जाता है। ये सब कहता है यूकैरियोटिक कोशिका के कैरेक्टर माने जाते हैं। अच्छा, सेकंड क्या होता है, सेकंड पॉइंट देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में रिलेशन क्या होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आपका डीएनए होता है और कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है, जिसे इसलिए इसे न्यूक्लियोइड या जीनोफोर भी कहते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो केंद्र के भीतर पाया जाता है। मेरे कहने का मतलब होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में जब केंद्रक होता ही नहीं है, सुविकसित केंद्रक पाया ही नहीं जाता है, तो केंद्रक में डीएनए होना ये बात तो आपको समझ में आती है, पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए जो होता है वो डीएनए जो होता है वो कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। इसलिए जब साइटोप्लाज्म में कोई डीएनए पाया जाता है इस प्रकार के डीएनए को अपन न्यूक्लियोइड या जीनोफोर कहते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिका में मैंने बताया कि जो केंद्र के अंदर ही क्या होता है डीएनए पाया जाता है। इसमें जो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से नहीं जुड़ा होता है, अर्थात इसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होता है और डीएनए कैसा होता है सर्कुलर होता है। समझिए बात को, जब हमेशा जो होता है अपन जो मनुष्य वगैरह अपन मनुष्य के अंदर जो डीएनए वगैरह होता है वो क्या होता है हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा रहता है। जबकि इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका में तो डीएनए जो होता है वो हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा ही नहीं होता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन होता ही नहीं है तो जुड़ा हुआ कैसे होगा। तो आप सीधा सा पॉइंट याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है। सर्कुलर प्रकार का डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में जो डीएनए होता है वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है, और तो और वो लीनियर यानी कि रेखित प्रकार का डीएनए होता है यूकैरियोटिक कोशिका में। फोर्थ पॉइंट क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स यानी कि झिल्ली युक्त कोशिकांग एब्सेंट होते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोजोम्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सारे के सारे झिल्ली युक्त कोशिकाएं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हैं, प्लास्टिड है, ईआर हैं, गोल्जी बॉडी होती हैं, लाइसोजोम्स होते हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा कि झिल्ली युक्त कोशिकांग भी 3 प्रकार के होते हैं, एक तो डबल मेम्ब्रेन वाले, एक सिंगल मेम्ब्रेन वाले और एक मेम्ब्रेन लेस होते हैं। डबल मेम्ब्रेन वाले में कौन कौन से आते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, ये तीनों जो होते हैं डबल मेम्ब्रेन में आते हैं। सिंगल मेम्ब्रेन में देखेंगे आप तो आपके ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोजोम, वैक्यूल्स, माइक्रोबॉडीज, ये सारे के सारे जो होते हैं वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड वाले होते हैं। और मेम्ब्रेन लेस में देखा जाए तो राइबोसोम्स और सेंट्रियोल और न्यूक्लियोलस जो होते हैं वो आपके इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी। राइबोसोम जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम 70 प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं वो आपके 70S प्लस 80S दोनों प्रकार के होते हैं। ये S का मतलब स्वेडबर्ग का ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट होता है। जब राइबोसोम के बारे में पढ़ाऊंगा आपको तब आपको मैं बता दूंगा कि S का मतलब क्या होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। 70S प्रकार के जो राइबोसोम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड के अंदर पाए जाते हैं यूकैरियोट में, और 80S प्रकार के जो होते हैं वो आपके साइटोप्लाज्म में या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात खुरदरी अंतर्द्रवी जालिका के अंदर क्या होते हैं 80S प्रकार के पाए जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। और क्या था प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या रिलेशन होता है ये मैं आपको बताने वाला था, ये बता रहा हूँ। कंटिन्यूटी क्या क्या होते हैं क्या क्या नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपकी बताई जा रही है।
प्रोकैरियोटिक कोशिका में आपको देखना है कि जो साइटोस्केलेटन यानी कि कोशिका कंकाल प्रोकैरियोटिक कोशिका में एब्सेंट होता है। क्या होता है साइटोस्केलेटन आगे बताएंगे। और जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर साइटोस्केलेटन जो होता है वो आपका प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइक्लोसिस यानी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होती है ना वो आपकी कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होती है वो आपकी एब्सेंट होती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग जो होता है वो आपका कहते हैं प्रेजेंट होता है। ठीक है। और एक होती है आपकी गैस वैक्यूल्स की बात देखते हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मतलब जो होती है वो आपकी गैस वैक्यूल्स पाई जाती है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में सेफ वैक्यूल्स यानी कि सामान्य होती हैं जो रस रिक्तिका पाई जाती है। ये आपको ध्यान रखने पॉइंट है, सब याद रखने के पॉइंट है। प्रोकैरियोटिक में गैस वैक्यूल प्रेजेंट होगी, यूकैरियोटिक में गैस वैक्यूल्स एब्सेंट होगी, सॉरी एब्सेंट नहीं होगी, सेफ वैक्यूल होती है। यहाँ पे प्रोकैरियोट में गैस वैक्यूल, यूकैरियोट में सेफ वैक्यूल। प्रोकैरियोटिक सेल के क्या एग्जाम्पल हैं, यूकैरियोटिक सेल के क्या एग्जाम्पल हैं, ये आपको देखने हैं। तो देखिए प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जाम्पल में आपके बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, ये सारे के सारे मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। और मोनेरा किंगडम जो होता है वो पूरा का पूरा प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल हैं। कौन कौन से वापस रिपीट करता हूँ मैं, बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, एक्टिनोमाइसिटीज, रिकेट्सिया, ये सारे प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। यूकैरियोटिक सेल में कौन कौन से एग्जाम्पल है, फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया। ये सब हिंदी में आपके नाम, फंजाई को अपन के जगत कवक, प्लांटी को जगत पादप, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया, ये आपको ध्यान रखना है। फंजाई, प्लांटी, प्रोटिस्टा और एनिमेलिया जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कोशिका की संरचना यानी कहता है कोशिका की संरचना में सबसे पहले अपन देखते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और इंग्लिश में आपको मेनली टर्म्स होते हैं वो सारे इंग्लिश में याद रखना है। अपन पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। और यह जो सेल्यूलर स्ट्रक्चर यानी कोशिका संरचना जो होती है वो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कहते हैं समान पाई जाती है। याद रखना आपको कैसी कौन सी स्ट्रक्चर होती हैं जो प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक दोनों में सेम पाई जाती है, तो वो आपकी होती हैं आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ओके। कोशिका झिल्ली यानी कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, इसका सबसे सामान्य सिद्धांत जो होता है इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहा जाता है या इसे क्वासी फ्लूइड मॉडल भी कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल या क्वासी फ्लूइड मॉडल भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में तरल मोज़ेक मॉडल कहते हैं। सिंगर और निकोलसन नाम के वैज्ञानिक ने 1972 के अंदर कोशिका झिल्ली का यह सिद्धांत प्रस्तुत किया था। क्या होता है ये सिद्धांत, इस बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इस सिद्धांत में क्या खासियत होती है। ठीक है। तो देखिए आप, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोशिका झिल्ली होती है यानी कि प्लाज्मा लेमा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है उसका केमिकल कंपोजिशन, कहने का मतलब कोई कोशिका झिल्ली है तो केमिकल कंपोजिशन यानी रासायनिक संगठन देखेंगे तो किसी प्रकार से कुछ न कुछ कोई एलिमेंट से, कोई कार्बोहाइड्रेट से, कोई प्रोटीन से, वसा से मिलकर बनी हुई होगी। तो इसलिए आपको ये केमिकल कंपोजिशन याद रखना है कि जो प्रोटीन होता है इसमें प्रोटीन से, वसा से, शुगर से और वाटर से मिलकर बनी होती है, जिसमें प्रोटीन जो होता है वो आपका 20 to 70%, फैट भी आपका 20 to 70% होता है, 1 से 4% आपकी शुगर होती है और 20% आपका वाटर होता है। ये आपको ध्यान रखना है। और अगर पूछा जाता है कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो मेनली किससे मिलकर बनी होती है, तो वो आपकी प्रोटीन और वसा से। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो 20 to 70% जो होता है वो प्रोटीन और वसा होता है। थिकनेस पूछी जाती है अगर आपकी कोशिका झिल्ली की, तो वो आपकी 75 एंगस्ट्रम होती है। ठीक है। और प्रत्येक झिल्ली में वसा प्लस प्रोटीन का परसेंट विविध होता है। कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी झिल्ली, मतलब आप कितनी भी झिल्ली पढ़ते हो, सब अलग अलग प्रकार की झिल्लियाँ होती हैं। ऐसे नहीं, कोई भी कोशिका की जो भी झिल्ली होगी, जिस कोशिका की जो झिल्ली है, जैसे कोई आपकी लीवर की कोशिकाओं की जो झिल्ली होगी उसका कोई जो केमिकल कंपोजिशन होगा, जैसे कि वसा और प्रोटीन होगा, उनकी जो मात्रा अलग अलग होती हैं। आप ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल के रूप में भी लिखा हुआ है कि आरबीसी की जो झिल्ली होती है ना, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें 52% तो प्रोटीन होता है और 48% वसा होती है। मैक्सिमम मतलब आप देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट भी 1% होता है उसके, बट आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको मेन प्रोटीन और वसा रखिए। प्रोटीन का परसेंटेज होता है 52% और वसा होती है 48%। ये 40% नहीं है, ये आपका 48% लिखे हुआ है, ध्यान रखना आप।
ठीक है, और 1 से 2% जो होता है वो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, सॉरी मैंने आपको कुछ गलत बता दिया है। ये जो आरबीसी की झिल्ली होती है, इस आरबीसी की झिल्ली में 52% प्रोटीन होता है और 40% ही वसा होती है। सॉरी, मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये 48% नहीं होता है, 40% ही क्या होती है, वसा होती है, और 40% वसा और 52% प्रोटीन। ठीक है, एक बार वापस कंफर्म कर लेता हूँ, 52% प्रोटीन होती है और 40% वसा होता है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, जैसे प्रोटीन के अंदर तो कोई भी हो सकता है, जैसे आर्जिनिन है और लाइसिन अधिकता में पाया जाता है, और वसा के रूप में देखा जाए तो वो आपके फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, ग्लाइकोलिपिड है, ये सब पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो आपका 1 से 2% होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं बायो मेम्ब्रेन, जिसे अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इसके स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, ये देखिए आप इसके स्ट्रक्चर, मतलब जिसका जो रियल डायग्राम वगैरह है वो तो आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा 12th में, परंतु आप 7 नंबर चैप्टर होगा मेरे हिसाब से उसमें। अब यहाँ पे देखिए, ये वाले जो पार्ट है क्या था, ये जो आप रेड कलर के जो बनाए गए ये क्या है, प्रोटीन। ये ए बी और ये सी जो दे रखा है ये आपका क्या था, प्रोटीन है। और अंदर क्या है, ये सारी की सारी जो थी वो आपका अंदर की, और ये जो पाए जा रहे हैं ये क्या होती है आपकी फैट, यानी कि वसा। और वसा की कितनी लेयर है आप देखिए, एक तो ये लेयर है, ठीक है, और एक ये लेयर है आपकी। तो वसा की कितनी लेयर होगी, द्विपरत है, नहीं बाई लेयर वसा होगी। और प्रोटीन है, तो प्रोटीन से क्या जुड़ा हुआ है, तो प्रोटीन से आपकी शर्करा, शर्करा क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट, वो जुड़ी हुई है। 1 बाई 1 हम पूरा डिटेल में इसको समझने वाले हैं, ऐसे नहीं कि आपको बता दिया जाए ना, ऐसे ही मतलब नहीं, हवा में बात नहीं करेंगे, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर आपको समझा दी जाएगी। वसा, प्रोटीन, शर्करा क्या क्या होती है, किस प्रकार से होती है। तो ये इस प्रकार से पूरा का पूरा क्या होती है, ये तरल मौजक मॉडल जो होता है वो इस प्रकार का पूरा होता है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है। ये आंतरिक इंटरसेल्यूलर भाग, ठीक है, और ये जो होता है प्रोटीन साइड वाले जो भाग होते हैं इसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, और बाहर जो होंगे वो आपका कोशिका द्रव्य वगैरह जो होता है वो सब बाहर की ओर पाया जाता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली की वसा। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली की वसा, झिल्ली की जो वसा होती है वो बाई लेयर के रूप में उपस्थित होती है, द्विपरत के रूप में। झिल्ली की वसा में ध्यान रखना आपको, ये देखो आप, वसा इस प्रकार की बनी हुई है ना, अब ढंग से देखिए वसा किस प्रकार से बनी हुई है। हेड किस साइड में है आपका, इसका सतह की साइड में, और टेल जो आपके अंदर की ओर है। तो वसा मतलब जो होता है हेड होता है वो आपका ध्रुवीय पार्ट होता है, और जो आपकी टेल होती है वो आपका अध्रुवीय पार्ट होता है। सतह की ओर क्या पाया जाता है, आपका हेड, और भीतर की साइड आपकी टेल पाई जाती है। और इसमें ध्रुवीय अध्रुवीय दोनों समूह होते हैं, यानी झिल्ली की जो वसा होती है उसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप पाए जाते हैं, इसलिए इसे एम्फीपैथिक अणु भी कहा जाता है। यानी कि वसा की बाई लेयर जो परत होती है उसमें पोलर और नॉन पोलर दोनों ग्रुप पाए जाने की वजह से इसे एम्फीपैथिक अणु भी कहा जाता है। में मुख्य वसा के रूप में इसमें फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल पाए जाते हैं। मेन वसा के रूप में क्या था, फॉस्फोलिपिड सर्वाधिक मात्रा में, और ग्लाइकोलिपिड भी होता है, और क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल। परंतु आपको ये ध्यान रखना है कि जो कोशिका झिल्ली मैंने कहा ना दोनों के अंदर होती है, प्रोकैरियोट में भी होती है, यूकैरियोट में भी होती है। परंतु प्रोकैरियोट की जो कोशिका झिल्ली होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल की स्थान पे होपेनोइड्स नामक संरचना मिलती है, जबकि यूकैरियोट की जो कोशिका झिल्ली होगी उसमें तो आपके कोलेस्ट्रॉल ही मिलेगा। जबकि मैंने बोला कि प्रोकैरियोट की कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल की जगह होपेनोइड्स नामक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की जगह, अर्थात उसमें कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट होगा, ध्यान रखना। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोट की प्लाज्मा झिल्ली का ही लक्षण होता है। प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल की जगह, मतलब कोलेस्ट्रॉल तो होंगे नहीं, तो वो होपेनोइड्स पाए जाते हैं। और ये नीट का क्वेश्चन है, नीट में पूछ रखा है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो आपको याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोट की प्लाज्मा झिल्ली में ही पाया जाता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल तो होता नहीं है, तो कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या था, होपेनोइड्स नामक संरचना पाई जाती है। प्लाज्मा झिल्ली के प्रोटीन और प्रोटीन का जो वर्गीकरण होता है वो किसके आधार पर किया जाता है, एक्सट्रैक्शन यानी पृथक्करण के आधार पर किया जाता है। अरे यार, पृथक्करण क्या मतलब इसका,
अरे समझेंगे ना आगे, अभी आप देखिए। पृथक्करण के आधार पर कहने का मतलब एक तो होते हैं परिधीय प्रोटीन और एक होते हैं आपके आंतरिक प्रोटीन। ये आपके इसको इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो पेरिफेरल और इंटरगल प्रोटीन, या आप इसे एक्सटर्निक और इंट्रिस्निक भी कहा जाता है। तो आप देखिए परिधीय प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन में क्या फ़र्क है। परिधीय परिधि की साइड में होंगे, आंतरिक अंदर की ओर होंगे। परिधीय जो आसानी से पृथक हो जा, मतलब जिनको आसानी से निकाला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, परिधीय प्रोटीन। और जो भीतर धसे हुए होंगे, उसे आसानी से जिसे नहीं निकाला जा सकता है, वो आपके क्या होंगे, आंतरिक प्रोटीन। एग्जाम्पल ध्यान रखना है, परिधीय प्रोटीन इजीली निकालेंगे उसको, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन इसका एग्जाम्पल होता है। आंतरिक प्रोटीन जो होता है वो आपके आसानी से पृथक होंगे नहीं क्योंकि धसे हुए होंगे, और इसका एग्जाम्पल होता है ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन। ठीक है, मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ वापस। यह डायग्राम देखिए, ये आपका क्या होता है, परिधीय प्रोटीन जिसको इजीली निकाला जा सकता है। और ये क्या है आपका, इंटरगल प्रोटीन जिसको आसानी से निकाला नहीं जा सकता है क्योंकि ये झिल्ली के अंदर धसा हुआ रहता है। आगे बढ़े, ये देखिए आपको और डिटेल में, ये प्रोटीन ग्राही के रूप में होगा। तो अगर कोई आपने देखा होगा ना, कोई झिल्ली के ऊपर कोई प्रोटीन होते हैं वो आपके ग्राही के रूप में होते हैं, और जो प्रोटीन ग्राही के रूप में होते हैं उसे परिधीय प्रोटीन कहते हैं। और जो प्रोटीन जो होते हैं वो आपके किस रूप में होते हैं, अगर अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं जिनको निकालना मुश्किल होता है, इंटरगल प्रोटीन कहलाते हैं। ये आपके चैनल प्रोटीन, टनल प्रोटीन सारे किसके एग्जाम्पल है, इंटरगल प्रोटीन के एग्जाम्पल है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, ये सब अल्फा हेलिक्स से होते हैं, कुंडली संरचना होती है, आंतरिक होते हैं। मैंने बताया आपको, क्या बताया, ये देखिए मैंने बताया प्लाज्मा झिल्ली का प्रोटीन जो होते हैं, इन प्रोटीन का वर्गीकरण एक्सट्रैक्शन यानी कि पृथक्करण के आधार पर किया जाता है, और जिसमें परिधीय प्रोटीन जो होते हैं उनको इजीली बाहर निकाला। परिधीय प्रोटीन कौन से हैं, जिनको इजीली बाहर निकाला जा सकता है, एग्जाम्पल होता है स्पेक्ट्रिन। और आंतरिक प्रोटीन जो होते हैं वो भीतर की ओर धसे होते हैं जिनको इजीली बाहर नहीं निकाला जा सकता है। इसका एग्जाम्पल है ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन। ये बताया मैंने कि जो प्रोटीन ग्राही होते हैं वो किस रूप में कार्य करते हैं, परिधीय प्रोटीन के रूप में। टनल प्रोटीन होते हैं, चैनल प्रोटीन होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, धसे हुए रहते हैं। और ये आपके इंटरगल प्रोटीन के एग्जाम्पल होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मा झिल्ली की शर्करा। प्लाज्मा झिल्ली की शर्करा क्या होती है, इस बारे में आपको देखना है। यानी कार्बोहाइड्रेट, वो मैंने बताया आपको 1 से 2% प्लाज्मा झिल्ली भी होती है, 1 से 2% कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं प्लाज्मा झिल्ली में। शर्करा एक्स्ट्रा सेलुलर साइड की ओर उपस्थित होती हैं। शर्करा जो होती है वो आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर साइड की ओर उपस्थित होती हैं। मुझे आपको डायग्राम से बताना पड़ेगा, उससे पहले आप ये देख लीजिए, शर्करा अगर प्रोटीन से जुड़ी होती हैं तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, और अगर ये जो शर्करा होती हैं आपकी फैट से यानी वसा से जुड़ी होती है उसे ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। आप देख के वापस मुझे आपको हर बार में डायग्राम दिखाना ही पड़ता है। ये डायग्राम देखिए, प्रोटीन से जुड़ी हुई क्या है, कार्बोहाइड्रेट, शुगर होती हैं। ये क्या है आपकी कार्बोहाइड्रेट यानी कि शुगर किस साइड में प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा सेलुलर साइड में उपस्थित होती है। अब ये देखिए, अगर ये प्रोटीन से जुड़ी होती हैं, अगर शर्करा प्रोटीन से जुड़ी होती हैं तो उसे ग्लाइकोप्रोटीन कहा जाता है। और ये कि ये शर्करा, ये देखिए, मैं ध्यान से देखना, ये तीर कहाँ जा रहा है, अगर ये शर्करा जो होती हैं वो आपकी इससे किससे, वसा से, ये जो वसा के जो अणु होते हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं तो उसे ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। समझ में आ रहा ना, प्रोटीन से ये जुड़ी हुई है और इसको हटाकर मैं अगर वसा से जोड़ता हूँ इसको तो इसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। ठीक है, शर्करा के कार्य क्या हैं, तो आपके दो ही कार्य हैं, एक तो सेल रिकॉग्निशन यानी कि सेल को पहचानना, और सेल एडेशन यानी संयोजन या उसके साथ जुड़ना। ये आपको याद रखना है, सेल रिकॉग्निशन और सेल एडेशन शर्करा के कार्य होते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के लक्षण देखा जाए, असममित संरचना यानी एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है प्लाज्मा झिल्ली की। क्यों भाई एसिमेट्रिकल, आपने कैसे कह दिया भाई एसिमेट्रिकल होती है, तो आपने देखा प्रोटीन है, वसा है, संगठन देखा आपने प्रोटीन का, ठीक है, प्रोटीन और वसा के संगठन देखे, तो कोई बाहर की ओर प्रोटीन, कोई भीतर की ओर प्रोटीन, कोई परिधीय, कोई आंतरिक,
वसा की जो लेयर, वसा की जो परत होती है वो बाइलेयर्ड होती हैं वो सब, ठीक है। हेड, नॉन पोलर, पोलर पार्ट पाए जाते हैं। तो सब क्या था है भिन्न भिन्न, मतलब एक लाइन में नहीं जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब कोई बाहर कोई अंदर होने की वजह से एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होती है। प्लाज्मा झिल्ली की जो फ्लूइडिटी यानी कि तरलता होती है उसका रेगुलेशन कौन करता है? तो फैटी एसिड जो होते हैं ना, फैटी एसिड का मतलब जितनी बाई लेयर जितनी ज़्यादा होगी, वसा जितनी ज़्यादा होती है वो उसकी फ्लूइडिटी उतनी ज़्यादा बनी हुई रहेगी। और कोलेस्ट्रॉल जो मैंने बताया, कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं और प्रोकैरियोट्स में इसके स्थान पर होपेनॉइड्स नामक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। और ये दोनों जो होते हैं फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो फ्लूइडिटी को रेगुलेशन करते हैं। आपको एक पॉइंट याद रखना है कि फैटी एसिड यानी कि अनसैचुरेटेड होता है और प्लाज्मा झिल्ली की तरलता अनसैचुरेटेड यानी कि असंतृप्ता यानी फैटी एसिड के समानुपाती होती है। कहने का मतलब ये है साफ साफ, फैटी एसिड जितना ज़्यादा होगा प्लाज्मा झिल्ली की तरलता उतनी ज़्यादा होगी। कहने का मतलब जितनी ज़्यादा बाई लेयर होती हैं उतनी ज़्यादा आपकी कितने प्लाज्मा झिल्ली की तरलता होगी, ठीक है। तो आपने ये वीडियो देखा, अच्छा लगा होगा आपको। कोई भी कमी हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस प्रकार की सारी जो वीडियो के जो नोटिफिकेशन आते रहे आपके पास। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।